नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू त्रिपुरा के दौरे पर राजधानी अगरतला में चाय बागान श्रमिकों विशेषकर महिलाओं से की मुलाकात। श्रमिकों की समस्याओं की गंभीरता से सुना। कहा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए कर रही हैं काम। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में हुआ एसोचैम का राष्ट्रीय सम्मेलन। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कृषि को उन्नत खेती में बदलने और निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता पर दिया जोर। कृषि क्षेत्र को बताया देश की रीढ़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु राज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 को दी मंजूरी। सहकारी समितियां होंगी और पारदर्शी। पूर्वोत्तर के लिए पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी। 6,600 करोड़ रुपए की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं को फंड करना है योजना का मकसद। पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला जारी। इस साल अब तक 700 से अधिक मामले आ चुके हैं सामने। राज्य सरकार की किसानों से सहयोग की अपील। आने वाले दिनों में किसानों के लिए पराली को आय का एक अतिरिक्त स्रोत सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने का आश्वासन। देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर। पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक करीब 18 जिले बाढ़ से प्रभावित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। सभी जिलों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर करने का निर्देश। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू त्रिपुरा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी और भारतीय सूचना औद्योगिक संस्थान की आधारशिला रखने के साथ ही विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगरतला के चाय बागान भी पहुंची, जहां उन्होंने चाय बागान के मजदूरों विशेषकर महिलाओं से बातचीत की। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद त्रिपुरा के पहले दौरे पर राजधानी अगरतला पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आगवानी की। राष्ट्रपति को उनकी पहली त्रिपुरा यात्रा पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगरतला में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी और भारतीय सूचना औद्योगिक संस्थान की आधारशिला रखने के साथ ही विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य में कनेक्टिविटी, शिक्षा, न्यायपालिका और विधायिका को मजबूत करने का काम करेंगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में त्रिपुरा सहित पूरे पूर्वोत्तर की अहम भूमिका रहने वाली है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। वर्ष 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र की अहम भूमिका रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अगरतला में नागरिक अभिनंदन भी किया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री माणिक साहा, उनके कई कैबिनेट सहयोगी सहित महापौर दीपक मजूमदार भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर किसानों और गरीबों के लिए विभिन्न योजनाएं लेकर आई हैं। त्रिपुरा के चाय बागान में काम करने वाले भाई बहनों के हित में राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाया गया है। सरकार ने गरीबों को, नीचे तबके के लोगों को आगे उठाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यही तो विकास है। यही तो सरकारों का जो नारा सबके साथ सबके विकास। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगरतला के दुर्बाबाड़ी चाय बागान में पहुंची। यहां उन्होंने चाय बागान के मजदूरों विशेषकर महिलाओं से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। इनमें से अधिकतर चाय बागान के मजदूर राष्ट्रपति के पैतृक स्थान से संबंध रखते हैं। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि क्षेत्र हमारे देश की रीढ़ है और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि की अर्थव्यवस्था में इतनी ताकत है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी देश आसानी से पार पा सकता है। कोविड महामारी के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र ने ये करके दिखाया है। देश के 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार ने खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान की, साथ ही मित्र देशों की मदद भी की। आज अधिकांश कृषि उत्पादों के मामले में हम दुनिया के पहले या दूसरे स्थान पर हैं। इसके बावजूद कृषि क्षेत्र के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं। कृषि उन्नत खेती में बदले, कृषि में टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो,
व इसकी निरंतरता बनी रहे, इस दिशा में काम करने की जरूरत है। तोमर ने बात एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत बीज और कृषि सामग्री एकीकरण विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में वर्चुअली कही। तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र जितना मजबूत व फायदेमंद होगा, देश उतना ही मजबूत होगा। आज कृषि के समक्ष मौजूद चुनौती पर विचार करने की जरूरत है। सभी तरह की अनुकूलताओं के बाद भी कृषि का क्षेत्र और उसकी लाभ हानि प्रकृति पर काफी निर्भर करती है। खेती के प्रति लोगों की उत्सुकता व लगाव बढ़ना चाहिए। खेती अगली पीढ़ी के लिए आकर्षक हो और खेती करने वालों को खेती के लिए रोका जा सके, इस दिशा में और अधिक काम करने की जरूरत है। तोमर ने कहा कि किसानों और बाजार के बीच की दूरी कम करने, ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने, बिचौलियों का दखल खत्म करने के लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में छोटे किसानों की संख्या अधिक है, जिनके पास छोटा रकबा है वह निवेश के लिए राशि नहीं है। ऐसे किसानों के लिए केंद्र सरकार 10,000 नए एफपीओ बना रही है, जिनके लिए 6,865 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और छोटे छोटे किसानों को जोड़ा जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि किसान समूह में खेती करें, जिससे आदान की लागत कम आए, उत्पादन गुणवत्ता को सुधारा जा सके, छोटे किसान महंगी फसलों की ओर जा सकें, वे अपनी शर्तों पर उपज मूल्य प्राप्त कर सकें। एफपीओ उत्पादों की प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए बिना गारंटी के 2 करोड़ रुपए तक के लोन की व्यवस्था सरकार ने की है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 तेल विपणन कंपनियों पीएसयू ओएमसी को 22,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त अनुदान राशि देने के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह अनुदान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच वितरित किया जाएगा। इस मंजूरी से पीएसयू ओएमसी को आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखने में मदद मिलेगी। इससे घरेलू एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी और मेक इन इंडिया उत्पादों की खरीद का समर्थन भी होगा। दुनिया भर में एलपीजी के दाम बहुत बढ़ गए हैं। कुल मिला के देखा जाए लगभग 300% दाम दुनिया के कई देशों में एलपीजी के बढ़े हैं। भारत सरकार ने मुफ्त अनाज देने का काम भी किया था, मुफ्त वैक्सीन देने का काम भी किया। वहां पर साथ ही साथ किसानों के ऊपर बढ़ते हुए खाद के दाम के भी बोझ नहीं पड़ने दिया। उसी तरह से ही बढ़े हुए जो दुनिया भर के दाम है उसके मुकाबले भारत में बहुत कम है। उसका बोझ जो हमारी पेट्रोलियम कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जून 2020 से लेकर जून 2022 तक 22,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने खर्चा वहन किया है, वो वन टाइम ग्रांट भारत सरकार 22,000 करोड़ रुपए की दे रही है, ताकि आम नागरिक के ऊपर, देश की सामान्य जनता जो हमारे देश के नागरिक है, उसके ऊपर इसका बोझ ना पड़े। श्री अनुराग ठाकुर ने आगे बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 को भी मंजूरी दी है। इससे सहकारी समितियां और भी पारदर्शी होंगी। मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022, इसमें भी संशोधन किए गए हैं ताकि इसमें और पारदर्शिता बढ़ सके, जवाबदेही तय हो। ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनके बहुत सारे कुप्रबंधन के मामले कई क्षेत्रों में आते थे, चाहे वित्तीय गबन हो या सोसाइटी के चुनाव की बात हो, उसमें विलंब की बात हो। ये जो बदलाव इसमें किए गए हैं, इसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को भी सरल किया गया है, गवर्नेंस को भी सुधार लाने के लिए काम किया जाएगा। और यही नहीं, जिस तरह से भारत सरकार ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए जानी जाती है, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लगातार मोदी सरकार काम करती है। और पंजाब में साल अब तक पराली जलाने के 700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जानकारी बुधवार को पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने दी। उन्होंने बताया कि पिछले साल इस समय तक 2500 से ज्यादा मामले सामने आए थे। धालीवाल के अनुसार इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों के साथ बैठक की है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम पंजाब में पराली ना जलाई जाए। सभी अधिकारियों ने कहा है कि किसानों के खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं होगी, लेकिन हमें विश्वास है कि किसान पराली जलाने से बचेंगे। आने वाले दिनों में किसानों के लिए पराली को आय का एक अतिरिक्त स्रोत सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की इस पहल से देश में न्यूट्री सीरियल्स को कितना बढ़ावा मिलेगा, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की देश के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. पाल से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। इससे एक और जहां भारत में मोटे अनाज है जिनको प्रधानमंत्री जी ने न्यूट्री सीरियल्स का नाम दिया है, उनके उत्पादक किसानों को फायदा होगा, वहीं दूसरी ओर इनका निर्यात भी बढ़ेगा। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है भारत सरकार की तरफ से म्यांमार में रेजिडेंट एडवाइजर डॉक्टर आर.के. पाल। सर, मोटे अनाजों की अगर बात करें, इनकी भारत में बहुतायत में खेती होती है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिलेगी। यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2023 घोषित किया है मिलेट्स के लिए। कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का ये विजन? ये विजन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिलेट्स जो है जिसको न्यूट्रिसीरियल बोलते हैं, ये न्यूट्रिसीरियल क्यों है? मिलेट्स अगर देखा जाए सारे विश्व में ये 6 नंबर का सीरियल्स है, और ये सीरियल इतना इम्पोर्टेंट है। बहुत तरह तरह का मिलेट होता है, जैसे कि पार्ल मिलेट है, फिंगर मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है, और ये मिलेट एक्चुअली ये पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। कुछ मिलेट्स जो है बहुत ही रिच कैल्शियम में है, और कुछ मिलेट्स में है बहुत अच्छा आयरन रिच है। तो हमारा देश में देखा गया है जे कैल्शियम का कमी, आयरन का कमी, माइक्रोन्यूट्रिएंट का कमी बहुत सारे पॉपुलेशन में है। भारत में जो न्यूट्री सीरियल्स हैं, गांव में किसान इनको उत्पादित करते हैं, लेकिन इनका मूल्य संवर्धन कम होता है, प्रसंस्करण कम है। ये वैल्यू एडिशन का जो है मिलेट का बहुत ज़बरदस्त स्कोप है, क्योंकि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो है ये मिलेट्स के जो जहाँ जहाँ ये ग्रो होता है, इसके लिए ज़्यादा इनपुट नहीं लगता है, ज़्यादा पानी नहीं लगता है, इसके लिए ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं लगता है। बट ये जैसे मान लो कि जो ड्राई एरियाज जैसे मैंने महाराष्ट्र एरिया में देखा, कर्नाटक एरिया में देखा, बहुत अच्छा है ये मिलेट का, और इसका बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकता है, जैसे कि मिलेट का आटा, हाँ, मिलेट का लड्डू, और बट इसमें जागरूकता बहुत कम है लोगों के अंदर। तो अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा, इसको जितना से जितना ज़्यादा इसका जागरूकता बढ़े, तो फार्मर का भी ये मतलब ये प्रोत्साहित करेगा जो इसको उगाने के लिए, और फार्मर्स का फायदा भी होगा और देश का भी फायदा होगा, कुपोषण से मुक्त होगा। अभी तक के जो मिलेट्स हैं, न्यूट्री सीरियल्स हैं, उनका निर्यात कम होता है, लेकिन कहीं कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी इसको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने से दूसरे देशों को इनके बारे में पता चलेगा। इसके लिए जो हमारा मुख्य जो संस्था जो है एपेडा, इनका बहुत रोल है। एपेडा से जो एक्चुअली हमारा जो मिलेट्स का जो प्रोडक्ट्स है इसको प्रचार करना है, और इसको क्या जैसे कि इंटरनेशनल जो बिजनेस एग्जीबिशंस होता है उसमें हमारा प्रोडक्ट्स अगर देखा जाए, इसका मतलब प्रचार किया जाए, तो फार्मर्स भी बहुत लाभान्वित होंगे। तो ये तो देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक एवं भारत सरकार की तरफ से म्यांमार में रेजिडेंट एडवाइजर डॉक्टर आर.के. पाल, जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मोटे अनाजों को अंतर्राष्ट्रीय 2023 वर्ष घोषित किए जाने से एक और जहां इन अनाजों के बारे में वैश्विक जगत को जानकारी मिलेगी, वहीं दूसरी ओर इनका निर्यात बढ़ने से किसानों को उपज के वाजिब दाम मिलने के अलावा उन्हें आर्थिक रूप से फायदा भी होगा। मेरे सगी कैमरामैन जगपाल के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बेमौसम बारिश से देश के कई राज्यों में तबाही का मंजर है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ ने हजारों हेक्टेयर फसलों को बर्बाद कर दिया है। देश भर के राज्यों में बेमौसमी बारिश ने क्या असर डाला है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश के कई हिस्से अक्टूबर के महीने में भी बारिश से हाल बेहाल है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो रही है। अक्टूबर में आसमान से ऐसी तबाही बरस रही है कि देश के ज्यादातर राज्य उसकी चपेट में आ गए हैं। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक और देश के पूर्वी हिस्से से लेकर दक्षिणी हिस्से तक बारिश ऐसा कहर बरपा रही है कि अक्टूबर के महीने में जून, जुलाई और अगस्त जैसा मंजर नजर आने लगा है। अक्टूबर महीने में बारिश की सबसे ज्यादा मार उत्तर प्रदेश पर पड़ रही है। पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक करीब 18 जिले बाढ़ से प्रभावित है। करीब 1000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में है। कई गांवों में पानी घुस गया है तो कहीं नदियां उफान पर है।
बाढ़ के इन हालात को देखते हुए सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित सभी जिलों में राहत और बचाव के निर्देश दिए हैं। प्रशासन भी राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। जगह जगह लोगों को राहत सामग्री बांटी जा रही है। गोरखपुर में भारी बारिश की वजह से कई नदियों में उफान है। भारी बारिश के कारण राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। यूपी के कई जिलों में खेतों में खड़ी धान और बाजरे की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हवाई सर्वेक्षण किया और लोगों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया। इन सभी गांवों में तत्काल राहत कार्य युद्ध स्तर पर हो, पर्याप्त संख्या में यहां पर पीड़ित परिवारों को राहत पैकेट वितरित हों। वहीं कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। आलम यह है कि शहर के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। उधर असम और उससे सटे अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। असम के कुछ हिस्सों में बारिश से भारी तबाही हुई है। असम के 3 जिलों में बाढ़ से 33,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। कुल्लू व लाहौल स्पीति जिले में भी बारिश का दौर जारी है, जबकि रोहतांग दर्रा, बारालाचा, घेपन पीक, नीलकंठ, कुगती जोत, लेडी ऑफ केलांग की चोटियों पर बर्फबारी हुई है। सभी चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। वहीं लाहौल स्पीति के चिचिम गांव में भी हिमपात हुआ। कश्मीर घाटी में श्रीनगर लेह राजमार्ग में 2 जिला पर्वत सहित ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात हुआ, जबकि मैदानी इलाकों में वर्षा हुई, जिससे समूची कश्मीर घाटी में तापमान में गिरावट आई है। उत्तराखंड में कैंप आधारित इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम से मिली जानकारी के अनुसार जोशीमठ जिले के अंतर्गत 3000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगले 24 घंटे में हिमस्खलन की संभावना जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दहेगाम मंडी में 11 अक्टूबर को गेहूं का भाव था 2335 रुपए। 12 अक्टूबर को उसके भाव में 37 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2372 रुपए पर। इसी तरह धोराजी मंडी में गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 11 अक्टूबर को यहां गेहूं का भाव रहा 2110 रुपए। 12 अक्टूबर को उसके सौदे 95 रुपए चढ़कर 2205 रुपए पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में 11 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 2170 रुपए। 12 अक्टूबर को उसके सौदों में 71 रुपए की मजबूती देखने को मिली और भाव हो गया 2241 रुपए। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धारा गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 11 और 12 अक्टूबर को धारा गेहूं 2390 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो बुधवार को हरदोई मंडी में गेहूं का भाव रहा 2300 रुपए। इलाहाबाद मंडी में भाव रहा 2300 रुपए। हाथरस मंडी में धारा गेहूं 2380 रुपए पर बिका, जबकि लखीमपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2310 रुपए पर हुए। बता दें कि भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 1963-64 के दौरान देश में कुल गेहूं का उत्पादन 98,50,000 टन का हुआ था और अब साल 2021-22 के दौरान गेहूं की पैदावार में खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है और इस साल गेहूं का कुल उत्पादन 10 करोड़ 68 लाख टन के पार जा सकता है। कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो ज्यादातर मंडियों में बुधवार को तिल के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान तिल के भाव में तेजी देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 11 अक्टूबर को सफेद तिल का भाव रहा 11,625 रुपए। 12 अक्टूबर को उसके भाव में 175 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया
11,450 रुपए। राज्य के ही राजूला मंडी में इस दौरान सफेद तिल के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 11 अक्टूबर को तिल का भाव था 11,753 रुपए। 12 अक्टूबर को इसके सौदों में 437 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 12,190 रुपए पर। राजकोट मंडी में 11 अक्टूबर को काले तिल का भाव रहा 12,500 रुपए। 12 अक्टूबर को इसके सौदों में 50 रुपए की नरमी आई और भाव 12,450 रुपए पर आ गया। इस बीच सिद्धपुर मंडी में तिल के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 11 अक्टूबर को तिल का भाव था 11,700 रुपए। 12 अक्टूबर को उसके भाव में 250 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 11,450 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में 11 अक्टूबर को तिल का भाव था 11,600 रुपए। 12 अक्टूबर को उसके सौदे 875 रुपए उछलकर 12,475 रुपए पर हुए। खरीफ तिल की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में 30 सितंबर तक खरीफ तिल की बुआई 13,46,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की खेती 13,37,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल तिल की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 9,000 हेक्टेयर आगे है। मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। आंध्र प्रदेश में मक्के की कटाई करें। मक्के के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। यहाँ धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके साथ ही धान की बुआई कर लें। इस समय उड़द की बुआई कर सकते हैं। किसान लाल मिर्च की बुआई करें। आंध्र प्रदेश में टमाटर की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। वहीं बैंगन की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। अभी मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। आंध्र प्रदेश में मूंग की बुआई कर सकते हैं। कर्नाटक में ज्वार की बुआई करते रहें। ज्वार के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। किसान कुसुम की बुआई कर लें। कुसुम के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके अलावा गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। कर्नाटक में काबुली चने की बुआई करें। काबुली चने के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। किसान सोयाबीन की कटाई कर सकते हैं। सोयाबीन के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करते रहें। यहाँ उड़द के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। उड़द के खेत में निराई कर सकते हैं। इस समय गेहूं के खेत में सिंचाई करें। किसान सूरजमुखी के खेत से खरपतवार निकालें। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। और अब कुछ अन्य खबरें खास खबर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा में रेल संपर्क को बढ़ावा देते हुए 2 ट्रेनों के विस्तार को हरी झंडी दिखाई। अगरतला में राष्ट्रपति ने अगरतला खोंगसांग जनशताब्दी एक्सप्रेस और अगरतला कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यह बंदौरा से नई दिल्ली के लिए चलने वाली ये देश में शुरू की जाने वाली चौथी वंदे भारत ट्रेन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन के अंदर पहुंचकर उसका निरीक्षण किया। इस दौरान लोगों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने ऊना जिले के हरौली में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी, जिससे 1900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में बनाया गया है। पार्क एपीआई आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। गुजरात गौरव यात्रा के उद्देश्य से प्रदेश में 5 यात्राएं शुरू की जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाई। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता ने मामले में सभी अपीलें खारिज कर दी हैं, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने इस मामले में दायर अपीलों को सही ठहराया है। बेंच ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश की बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है। उद्योग मंडल पीएचडीसीसीआई ने कहा है कि मौजूदा रुझान को देखते हुए चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 6 से 7% की दर से बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय मामलों के विभाग ने उप निदेशक पाओलो मोरो ने भारत में नकद हस्तांतरण योजना की जमकर सराहना की और इसे देश के विशाल आकार को देखते हुए लॉजिस्टिक चमत्कार बताया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 2786 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 2557 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक 219.15 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 5,67,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मिलेंगे